तो जय हिंद एस्पिरेंट्स, आज हम संविधान का सबसे मुख्य भाग पढ़ने वाले तो जो है फंडामेंटल राइट्स, जिसकी शुरुआत होती है आर्टिकल नंबर 12 से और एंड होता है आर्टिकल नंबर 35 पे। बेसिकली स्टार्ट तो ये 14 से होता है आर्टिकल। इससे पहले आर्टिकल 12 और 13 में दो बातें बताई गई हैं। सबसे पहले ये हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट संविधान के किस पार्ट में है। तो ये आता है संविधान के पार्ट नंबर 3 में। इसके पहले के दो पार्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर करा दिया है, अगर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 में क्या दिया है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी ये जो स्टेट इसमें जिक्र किया गया है इसका मतलब राज्य नहीं होता है। इसमें क्या क्या आता है, यानी जहाँ संविधान में स्टेट लिखा रहेगा उसका अर्थ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, पार्लियामेंट यानी संसद, मतलब जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो सब स्टेट के अंदर आएंगी। तो अब आपको जो संविधान में जितने भी सब जगह स्टेट दिखेगा उसका ताल्लुक रहेगा कि मतलब सारे गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है। अब इसमें आर्टिकल नंबर 12 में यही स्टेट की परिभाषा दी गई है। अब आर्टिकल नंबर 13 में क्या है, आर्टिकल नंबर 13 में है कि जो भी कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा वह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहले सबसे पहली बात तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स। देखो फंडामेंटल राइट्स कुछ अधिकार हैं जो हमें संविधान के द्वारा मिलते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। मतलब इसे आपका कोई ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो ये अधिकार आपको दिलाता कौन है, हमारा संविधान, ठीक है। अब शुरू होता है यहाँ से, ओरिजिनली यहाँ से शुरू होता है हमारे क्या, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। तो जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 में क्या दिया है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, चाहे आप कितने भी अमीर हों चाहे आप कितने गरीब हों, कानून के नज़र में आप समान हैं। तो बेसिकली यही बात करता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 15 में दिया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। आप चाहे आपका जन्म भारत में चाहे जहाँ हुआ हो, आप चाहे जिस जाति के हो, कि देश में संविधान ये कहता है कि देश में आपके मतलब भेदभाव आपका नहीं हो सकता, ठीक है। ये संविधान हमें रोकता है, इसीलिए संविधान हमारा कितना ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी इसे हमें समझना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी आती है तो उसमें सबको बराबर यानी सबको समानता होगी। लेकिन अब आप पूछेंगे कि क्यों ये क्या नाम है, छूट क्यों आती है, कुछ विशेष जैसे SC ST को हो गया, कुछ OBC को भी मिल जाता है। तो ये समाज में बराबरी के लिए इसे किया गया है कि ताकि सब बराबर हो जाए, ठीक है। ये एक इसका एक्सेप्शन आप समझ सकते हैं, लेकिन संविधान क्या कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। ये आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत खत्म होगा। हमारे देश में संविधान में इसे बैन कर दिया गया है, ठीक है। अब वैसे ज़्यादातर भारत में अब ये ख़त्म ही हो गया है, कुछ पुरानी सोच के हैं जो इसे करते हैं, लेकिन अभी ये संविधान में बिल्कुल इसका निषेध किया गया है। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि हम जैसे पहले क्या होता था इसमें, मतलब आप कोई भी अपने मन से टाइटल नहीं ले सकते हैं, जैसे महाराजा धीराज ये सब आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिलिट्री का या कोई एकेडमिक का टाइटल मिलता है जैसे कि जनरल, कर्नल, तो ये आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने मन से कोई भी अपना टाइटल तुर्रम खान ये सब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है जी। आर्टिकल नंबर 19 से क्या शुरू होता है, आर्टिकल्स ऑफ फ्रीडम्स, यानी क्या, स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 में क्या 6 प्रकार के फ्रीडम्स की बात की गई है कि हम स्पीच यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कुछ भी मतलब देश के खिलाफ नहीं। असेंबली, हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। एसोसिएशन, यानी हम अपना कोई ग्रुप बना सकते हैं। मूवमेंट, अगर हमें कुछ भी मतलब एक ऐसा आंदोलन अपने जो देश के हित में हो उसे हम कर सकते हैं। रेसिडेंट, मतलब हम कहीं भी निवास कर सकते हैं। प्रोफेशन, यानी कि हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए हमें कौन सी आर्टिकल स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल नंबर 19। यहाँ से शुरू हो गया भैया आर्टिकल ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अब 20 में क्या, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये बच्चा इसको देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि आपको कोई भी न्यायालय स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, यानी कि जैसे कोई भी पुलिस पीट कर आपको आपके ही विरुद्ध गवाही नहीं दिला सकती। इवन आप कह रहे हो कि मैंने ही ये क्राइम किया है, तब भी कोर्ट बिना प्रूफ के उसे नहीं मानेगी। डबल जेओपार्डी, यानी कि एक ही जुर्म के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिल सकती, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जब आपने कोई कानून किया तब वो नियम नहीं है, अब
उसके 1 साल बाद कोई ऐसा नियम बनता है कि जो उस जुर्म को गलत साबित करता है। लेकिन अब जब आपने किया था वो जुर्म, तब वैसा कोई कानून नहीं था, तो अब उसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। जब आपने किया था तब नहीं था, लेकिन अब बन गया है, तो ये नहीं कि अब आप घर पे आपको पकड़ के आ गई पुलिस, चलो आपने 1 साल जो पहले कानून मतलब तोड़ा था उसका अभी कोई नियम बना है तो आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब बनेगा उसके बाद से ही मिलेगी, यही है आर्टिकल नंबर 21। ये तो और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया है, राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार, सबको जीने का अधिकार है। और पर्सनल लिबर्टी यानी अपनी पर्सनल स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसमें कई सारे राइट्स आ सकते हैं, जैसे जो राइट अगर आपको पेपर में आता है और ये आपको नहीं समझ में आता है कि किस में, तो वो पक्का आर्टिकल नंबर 21 में होगा। पर्सनल लिबर्टी में इसमें बहुत सारे राइट्स आपको दिए गए हैं, जैसे आप सिनेमा जाकर देख सकते हैं, मतलब ये जो न्यूज़ वाले होते हैं उनकी भी यही आर्टिकल उनके लिए भी काम करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 ये ए, इसे बाद में जोड़ा गया था। ये आप हमें कमेंट में बताएंगे कि किस संवैधानिक संशोधन से इसे जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, ये इसमें बात की गई है। यानी कि देश की जो सरकार है वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों का शिक्षित करेगी, ठीक है, उनके शिक्षा का इंतजाम वो स्वयं करेगी। आर्टिकल नंबर 22, इसमें क्या कहा गया है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं मतलब किसी ने कोई क्राइम किया है, फिर उसे डिटेंशन, यानी ये होता है जैसे अगर आप अरेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी ने क्राइम किया या फिर आपको ऐसी कोई शंका है कि ये क्राइम कर सकता है, तब भी उसे आप अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसे आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने उसे पेश करना होगा। 24 घंटे ज़्यादा तक उसे आप कस्टडी में नहीं रख सकते, ठीक है। उसे आपको एक लॉयर देना होगा या उसे लॉयर की अनुमति देनी होगी कि वो अपना एक लॉयर रख सकता है। ये अधिकार हमें 22 में दिया गया है, तो देख सकते हैं आप 20 और 22 ये कितना इंपॉर्टेंट अधिकार है हमारे जो संविधान ने हमें दिया है। अब यहाँ से अब हमारे फ्रीडम वाले भी आर्टिकल्स खत्म हो गए। तो 14 से लेकर 18 तक क्या था, वो था इक्वलिटी। 18 से ले मतलब 19 से लेकर के 22 तक क्या था, फ्रीडम। तो 23 में क्या कहता है, 23 में कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी और बेगार माने जबरन मजदूरी जो बिना पैसे के कराई जाती थी पहले, अब वो बैन कर दिया गया। मानव तस्करी मतलब कि किसी इंसान को आप बेच या खरीद नहीं सकते हैं जो पहले होता था, ठीक है, और जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 23 है। और 24 में क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी गई है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दुकान पर कोई काम करता है, किराना स्टोर पर, तो वो उसे इसमें नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो बहुत खतरनाक कार्य नहीं है। लेकिन आप उसे कोई ऐसी केमिकल फैक्ट्री में काम करवाते हैं जो उसके लिए शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, तो वो हमारे संविधान में बैन है। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 24 के अंदर। तो ये जो आर्टिकल नंबर 23 और 24 थे ये एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट आर्टिकल हैं, ठीक है, कि मतलब संविधान में ये शोषण आप किसी व्यक्ति का नहीं कर सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 25 से शुरू होता है धर्म का अधिकार। ये अभी तक हमने जितना पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा 14 से लेकर 18 तक किसका, समानता का, 19 से लेकर 22 तक किसका, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का, और 23-24 किसका दिया था, किसी व्यक्ति का शोषण आप नहीं कर सकते हैं उसका अधिकार। अब 25 से हमारा होगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें संविधान बनाने वालों को पता था कि भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो 25 आर्टिकल यही कहता है कि धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको है। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, कोई इसमें एग्रेशन आप नहीं दिखा सकते। और 26 में क्या कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्यों की स्वतंत्रता प्रबंधन, जैसे कोई भी धार्मिक संस्था है वो अपने स्वयं के रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 27 में क्या दिया गया है, किसी धर्म के प्रचार हेतु कर नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी भी धर्म का प्रचार करते हैं तो आपको उसमें कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा इवन, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं आज तक समझ में आता है। आर्टिकल नंबर 28 में ये कहा गया है कि जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि सरकारी स्कूलों में किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती या उसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ पर स्कूलों में भी इस्लाम को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये करना मना है, किसी भी एक धर्म को स्कूलों में प्रमोट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 29 में यहाँ से शुरू होते हैं माइनॉरिटीज़ के राइट, यानी जितने हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं उनके कानून, उनके अधिकार 29 से शुरू होते हैं, आर्टिकल नंबर 29 से। आर्टिकल नंबर 29
33 कहता है कि जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक, उनके लैंग्वेज को और उनके कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है। हमें मतलब हमारे देश की सरकार को, ठीक है। आर्टिकल वो क्या हो गया, माइनॉरिटीज़ के अधिकार 29 और 30 में है। आर्टिकल नंबर 30 में क्या दिया गया है कि उनके अगर माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि अपना स्कूल वो खोल सकते हैं। इसी का आर्टिकल का यूज़ करके मदरसे, जितने भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो मदरसा इसी आर्टिकल का यूज़ करके बनवाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ मुस्लिम को भी, हिंदू को छोड़कर जितने भी हैं सबको अल्पसंख्यक ही माना गया है, जितने भी रिलीजन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 31 अब हटा दिया गया है। ये पहले हुआ करता था फंडामेंटल राइट, लेकिन अब ये एक लीगल राइट बन गया है और इसे 44वें संविधानिक संशोधन से हटा करके इसे आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया है। ये किस चीज़ के बारे में था, ये राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी प्रॉपर्टी का अधिकार। इसे हटाया गया, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी आज हम सिर्फ फंडामेंटल राइट को ही समझेंगे। तो आर्टिकल नंबर 32 ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, यानी फंडामेंटल राइट जितना आपने पढ़ा, इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये आपके जितने भी फंडामेंटल राइट आपको मिले हैं उसका प्रोटेक्शन करता है। ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, यानी अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस समय आपकी मदद करेगी। कैसे मदद करेगी? अध्यादेश यानी रिट इशू करके। कौन सी रिट? 5 प्रकार की रिट होती हैं, उसके बारे में भी हम किसी एक शॉर्ट वीडियो में उसके लिए बनाऊंगा अलग से, ठीक है। अभी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 33 क्या है? आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि मतलब हमारे संसद के पास पावर है। क्या पावर है? कि जितने आर्मी पर्सन हो गए, यानी आर्मी मिलिट्री के पर्सन हो गए, पुलिस हो गए, उनके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है। जितनी स्वतंत्रता आपको और हमको मिलती है, उनको उतनी ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं मिलती है। उनके जीवन में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, लेकिन वो उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भैया वो आर्मी में है और आर्मी में सेना का जो एक डिसिप्लिन होता है और उनके लाइफ में कई सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो कि हमारे देश के लिए एक हिसाब से ज़रूरी ही हैं, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 34 क्या बात करता है? आर्टिकल नंबर 34 कहता है कि अगर देश में मार्शियल लॉ यानी मिलिट्री का शासन लगा है, ये कब लगता है? जब देश में मान लीजिए वार की सिचुएशन हो गई, तब आपके मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। उस समय आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसे हम इमरजेंसी वाले टॉपिक जब आगे वाले लेक्चर्स में इसे और अच्छे से हम समझेंगे। आर्टिकल नंबर 35 ये लास्ट आर्टिकल है। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी कानून किससे रिलेटेड, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी कानून बनेंगे वो कौन बना सकता है? देश की संसद। इसके पास ही पावर है कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कानून बना सकती है, ठीक है। बाकी अगर चाहे राज्य की सरकारें तो वो नहीं कर सकती हैं। तो भैया ये थे हमारे पूरे आर्टिकल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि भाई हमारा चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की क्या है हमें ज़रूरत है। और एग्ज़ाम लाइट को सब्सक्राइब कर लेना। सभी एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीएस आता है और जीएस ही आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है ये चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।